हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है। ये दोस्तों प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी 3 पार्ट दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोस्तों मैंने आप लोगों को इससे पहले 2 प्रश्न करा दिए थे, वो 2 टाइप के प्रश्न मैंने बताया था, ठीक है। अब इसमें दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को 2 भागों में बांटा है। पहला अलग टाइप का प्रश्न था और दूसरा दूसरे अलग टाइप का प्रश्न था। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये पहले प्रश्न के जैसे लगेगा, और ये 2 प्रश्न आप देख रहे हैं ये सेकेंड जैसे मैंने सोल्व किया उस टाइप से लगेगा। तो दोस्तों ठीक है, मैं इन प्रश्नों को कराता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, कारण ये इसमें 3 प्रश्न मुझे सोल्व करने हैं, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। तरीका वही है पुराना वाला जो मैंने पहले और दूसरे में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, इसके बाद आप इसको देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न समझ आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को उठा लेते हैं, 1/√2 हल करेंगे। हल माना, इसके विपरीत माना। इसमें क्या किया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो मान लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपको पता है परिमेय संख्याओं को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। लेकिन मैंने दोस्तों बताया था जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं उनमें जो P और Q है इसमें एक विशेष गुण ये होना चाहिए कि P और Q का HCF जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या हम कह सकते हैं P और Q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसी तरीके से लिख लेंगे। तब आप 1/√2 बराबर P/Q लिख लेंगे, जहाँ P तथा Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं या संख्याएं हैं। तथा एक बात याद रखनी है, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये बात मैंने लिख दी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप पाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 1/2 = P²/Q², ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q² इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं Q²/2 बराबर P²। दरअसल मैंने 2 को कहीं नहीं ले जाना है, ठीक है, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे Q² जो है 2 से कट रहा है, Q² जो है 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, जो संख्या कोई भी संख्या है यदि उसका वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य हो जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं Q भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इस टाइप से आप लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, जब आप इतना लिख लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए Q 2 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ Q का 2 जो है एक गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड का मतलब ये आप ऐसे समझ लो
क्यू जो है, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूँ, इससे पहले भी बताया था, जैसे 15 है, 15 3 से विभाज्य है। आप जानते हैं विभाज्य होता ही है 3 से, तो 3 जो है 15 का गुणनखंड होना चाहिए। इनके फैक्टर करें तो 3 आने चाहिए, हाँ आने चाहिए। तो 15 को आप लिखते हैं 3 गुणे 5। तो आपने देखा ये इसमें दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या 15 को आप लिखना चाहो तो 3p लिख सकते हो, 3q लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि ये p और q क्या है, p और q का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब p और q जो है 5 को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि 3 5 15 होते हैं, तब तो हम यहाँ पर गुणा करके 5 ही लिखेंगे। सपोज दैट कोई ऐसी संख्या है जिसका पता ही नहीं, केवल एक गुणनखंड पता है, दूसरा नहीं पता है, तब तो हम 3 इंटू दूसरा कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ये पता है कि इसका एक गुणनखंड 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं q बराबर, तब माना q बराबर आप कुछ भी मान लो, जैसे 2a मान लो, 2a ना मान के b मान लो, क्योंकि a और q एक जैसा बन जाता है हमसे, तो b मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 नंबर में q का मान रखोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसे q² बटे 2 है ना, यहाँ पर रख दो। तो q की जगह पे आप रखोगे 2b, तो इसका वर्ग हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा p²। तो जब इसे आप सोल्व कर रहे होंगे तो हो जाएगा 4b² बटे 2 बराबर p²। ये इससे कट जाएगा, 2 हो जाएगा, इम्प्लाइज इसे आप लिख सकते हो 2b² बराबर p²। इसे थोड़ा और सोल्व करोगे तो ये b² बराबर लिखोगे, हो जाएगा p² बटे 2। क्या हो रहा है दोस्तों, p² बटे 2। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब ये ऐसा लिखा था q² अपान 2 बराबर p², तब मैंने लिखा था कि q² 2 से कट रहा था, यानी कि q² 2 से विभाज्य है, फिर कह दिया q भी 2 से विभाज्य होगा। वही सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है। अब की बार p² अपान 2 है, तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है p² 2 से विभाज्य है, अतः p भी 2 से विभाज्य होगी, है ना दोस्तों, 2 से विभाज्य होगी, p भी 2 से विभाज्य होगी या होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ q 2 से विभाज्य हो रहा है, देखिए, और यहाँ p 2 से विभाज्य हो रहा है। फिर ये कैसी सहअभाज्य संख्या है भैया, फिर ये कैसी सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं तो वो संख्याएं होती हैं जिसमें केवल और केवल एक का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं साफ साफ भैया कि 2 का भाग दोनों में जा रहा है। फिर ये दो p और q दोनों सहअभाज्य संख्याएं तो नहीं हो सकती, मगर मैंने तो सहअभाज्य संख्याएं मानी थी। तो ये ऐसा कैसे हो गया? ये दोस्तों हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो गया। हमारी गलत कल्पना क्या थी? हमने अपनी कल्पना में 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। इसलिए ये यहाँ पर p और q दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या है? तो हम इसे ऐसे लिखेंगे आगे। इससे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त, अब की बार मैंने संबंध फर्स्ट सेकेंड नहीं डाला इसलिए लिख सकता हूँ यहाँ उपरोक्त से
स्पष्ट है कि P तथा Q दोनों दो से विभाज्य हैं। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है या विरोध होता है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड चलो पूरा नहीं लिख पाएगा, इस तरीके लिख दिया। निष्ठ गुणनखंड जो होगा, गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होगा। परंतु दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ तो दोनों का गुणनखंड एक के अतिरिक्त दो दिख रहा है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। आप लिख लेना दोस्तों, जगह नहीं है इसलिए मैंने इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अब हम अपने तथ्य पर पहुँच गए जो मुझे लिखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप इस सवाल को सॉल्व कर पाए। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसी में दोस्तों। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये सेकंड टाइप का प्रश्न है। चलो इसको नए पेज पर लिखते हैं। 7√5 था या 7√2 था, देख लेते हैं एक बार। 7√5 दिया गया। ठीक है, तो इसे देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो मान लेंगे ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, ये सेकंड टाइप का भी है, जैसे सेकंड प्रश्न किया था इस प्रश्नावली का, उसी तरीके से इसको करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना 7√5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय प्रूव करना है ना, परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तब 7√5 बराबर, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, P/Q। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है केवल इतना लिखना काफ़ी है। यहाँ लिख दो, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q ≠ 0 है। तो यहाँ इतना ही काफ़ी है। और जब फर्स्ट टाइप का प्रश्न सोल्व करते हैं तब क्या लिखते हैं, P/Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसमें वो कंडीशन ज़रूर लगाते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 7 है
इसको क्या करेंगे, इधर इस साइड यानी कि राइट हैंड में भेज देंगे। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/7q। तो आप देखेंगे दोस्तों ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। और हम जानते हैं पूर्णांकों से जब भी कोई इस टाइप का रिलेशन बनता है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं चूंकि p, q तथा 7 सभी क्या हैं, सभी पूर्णांक हैं, इसलिए दोस्तों, इसलिए कह सकते हैं इनसे जो भी बना यानी कि p/7q ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु दोस्तों इस हिसाब से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु या कह सकते हैं परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी, इससे एक मिनट पेन सही से, हाँ, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि दोस्तों √5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दोस्तों ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये तो आपको पता ही है कि हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या के बराबर जो वैल्यू होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। तो वही तो बता रहा हूँ, इससे एक विरोधाभासी दोस्तों विरोधाभासी होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विरोधाभासी, धाधनु सब गायब हो गया, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जबकि दोस्तों √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभासी परिणाम किस कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैंने इसको गलत तरीके से मान लिया था, मैंने इसे परिमेय संख्या मान लिया था, किसको, 7√5 को, इसीलिए ऐसा मुझे प्राप्त हुआ है। अगर हम इसे सही माने तो क्या मानते, तो इसे अपरिमेय संख्या ही मानना पड़ता, ठीक है, तब ये ऐसा नहीं प्राप्त होता। तो हम कह सकते हैं यह है विरोधाभासी परिणाम, यह है विरोधाभासी परिणाम इसे साफ करते हैं, विरोधाभासी परिणाम हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक सकते हैं दोस्तों कि अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न मेरा कंप्लीट हुआ।
तो अब हम इस प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट प्रश्न जो दिया गया है 6 + √2, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सिद्ध करेंगे कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी एक नए पेज पर नोट कर लेते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं। माना, इसके विपरीत माना, इसके विपरीत माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तब आप लिख सकते हैं 6 + √2 = P/Q। ये भी सेकेंड टाइप का है, तो यहाँ पर भी Q0 = 0, इतना लिखना काफ़ी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, अब 6 को आप इधर भेज दो, तो √2 = हो जाएगा P/Q - 6। इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो हो जाए P - 6Q/Q, 6Q/Q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर P तथा Q और जो ये 6 दिख रहे हैं, P तथा Q तथा यहाँ पे P, Q कर लो, P, Q तथा 6 पूर्णांक हैं। आप जानते हैं जब भी पूर्णांकों से इस प्रकार का रिलेशन बनता है तो उसे भी परिमेय संख्या कहा जाता है। चूँकि P, Q तथा 6 पूर्णांक हैं, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जबकि आप लोग देख रहे होंगे, जबकि √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है किसी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या आ जाए? ऐसा तो होना गलत है। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी परिणाम है। तो हम लिख सकते हैं इससे इस तथ्य का विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए, ये जबरदस्ती इससे प्रूफ हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि मैं पहले से ही जानता हूं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि किसी भी परिमेय संख्या के सामने जो लिखा जाएगा वो परिमेय संख्या माना जाएगा, तो इस हिसाब से ये √2 परिमेय संख्या होना चाहिए, और यही विरोधाभासी परिणाम है। यह विरोधाभासी परिणाम हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभासी परिणाम
हमारी गलत कल्पना 6+√2 गलत कल्पना की 6+√2 6x नहीं है दोस्तों, 6+√2 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। फाइनली आप कह सकते हैं अतः 6+ तो सही कल्पना क्या होती, सही जो होती वो होती कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय की जगह क्या होना चाहिए था, अपरिमेय होना चाहिए था दोस्तों। क्या होना चाहिए था, अपरिमेय, तब सही होता। ये गलत लिखा है, अपरिमेय संख्या है, तो सही क्या होगा, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये होना चाहिए था। और लिखा क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए नमस्कार।